गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या दृष्टि ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो कि एनसीईआरटी का आपका चैप्टर नंबर 15 है, वेव्स। उन्होंने वेव्स और ऑसिलेशन जो आपका यूनिट भी है, वेव्स एंड ऑसिलेशन। इसमें हम लोगों ने ऑसिलेशन पार्ट पहले ही कवर कर चुके थे और लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था वेव्स। ठीक है, तो जो कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने वेव्स में कई सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया था, यानी कि जनरल इंट्रोडक्शन वेव्स की, और फिर उसके बाद से टाइप्स ऑफ वेव्स, और इसके बाद से कुछ टर्मिनोलॉजीज जो कि हम वेव्स में यूज़ करेंगे, लाइक एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फेज। ये सारे टर्मिनोलॉजीज से हम लोग इंट्रोड्यूस हुए थे। ठीक है, तो आज की क्लास में इसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है, यानी कि बेसिकली देखिए क्या है कि अगर हम वेव मोशन को स्टडी करने जा रहे हैं तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन है, वेव की पोजीशन क्या है, को कैसे डिस्क्राइब किया जा सकता है। तो उसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए क्या चीज़ें हम यूज़ करेंगे, क्या तरीके हमारे पास होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिलेशन इन अ प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव वेव के लिए डिस्प्लेसमेंट रिलेशन क्या होता है, तो यहाँ पे एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे, फर्स्ट पॉइंट आपका ये नोट डाउन करिए। इफ द पोजीशन ऑफ द कांस्टेंट ऑफ द मीडियम इज डिनोटेड बाय एक्स, द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन में बी डिनोटेड बाय वाई। इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट को हम वाई से डिनोट कर सकते हैं। अ साइनोसॉइडल ट्रेवलिंग wave is then described by y is equal to xt will be equal to a sin kx minus omega t plus phi। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a sin kx माइनस ओमेगा टी प्लस b cos kx माइनस ओमेगा टी। यहाँ पे a इज अ एम्पलीट्यूड, स्मॉल a इज अ एम्पलीट्यूड, और इस स्मॉल a की वैल्यू होगी अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और यहाँ पे फाई की वैल्यू यानी कि जो आपका फेज है, इनिशियल फेज, दैट विल बी इक्वल टू टेन इनवर्स बी बाई ए। यानी कि फाई की वैल्यू टेन इनवर्स बी बाई ए, यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो हमको टेन इनवर्स की वैल्यू मिल जाएगी। और उसके बाद से अगर टेन इनवर्स जो भी एंगल आएगा या जो भी ये वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू से हमको फाई की वैल्यू मिल जाएगी। तो एक नोट पॉइंट ध्यान रखिएगा कि y x कामा t is such that displacement as a function of position x and time t। यानी कि xt इस तरह से लिखा है, ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, ठीक है, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन x। इसमें फंक्शन किसका, x और टाइम दोनों का फंक्शन है। ठीक है, एंड a इज द एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव एंड के विल बी द एंगुलर वेव नंबर, जो कि इसके बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, एंगुलर वेव नंबर के बारे में। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिला, के एक्स माइनस ओमेगा टी विल बी प्लस फाइव, और इसको हम बोलेंगे इनिशियल फेज अगर ए प्लस एक्स विल बी इक्वल टू जीरो एट टी इक्वल टू जीरो पर। यानी कि अगर हम बात करेंगे टाइम जीरो है तो उस केस पे अगर इसकी वैल्यू जीरो आ रही है तो हम इसको इनिशियल फेज कह सकते हैं। ठीक है, दिस विल बी द इनिशियल फेज। नेक्स्ट है आपका स्पीड ऑफ अ ट्रेवलिंग वेव, यानी कि कोई भी वेव ट्रेवल कर रही है तो उसकी स्पीड क्या होगी। तो यहाँ पे आप देखिए कि एक वेव है आपको दिख रही है। ठीक है, तो बेसिकली ये वेव जो है आपकी यहाँ से ऐसे चल रही है, तो इसकी ये पोजीशन, ये डॉट को फोकस करिए, किस डॉट को, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। अब दूसरी बात, यानी कि हमने देखा कि इसमें फेस में थोड़ा सा चेंज हुआ, फेस में इसके चेंज हुआ, यानी कि इसकी पोजीशन यहाँ आ गई। ठीक है, कहने का मतलब इसमें कुछ पोजीशन में चेंज हुआ, दैट इज डेल्टा एक्स। टाइम कुछ लगा होगा चेंज होने में, दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा टी। तो यहाँ से यहाँ तक की इसकी पोजीशन की अगर हम बात करेंगे तो x प्लस डेल्टा एक्स, और टाइम यहाँ से यहाँ तक की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, t प्लस डेल्टा टी। तो सिंपली यहाँ पे देखिए, the entire wave pattern is seen to shift to the right positive direction of x-axis by a distance delta x
In a particular, the crest shown by the dot moves a distance delta x in time delta t. The speed of the wave is then डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, यानी कि जो वेव की स्पीड होगी उसको हम लिख सकते हैं, कह सकते हैं कि डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, यानी कि चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम इंटरवल टू चेंज। तो इस तरह से यहाँ पे स्पीड को हम इससे डिनोट कर सकते हैं। तो अगर मोशन ऑफ अ फिक्स्ड फेज पॉइंट ऑन द वेव इज गिवन बाय के एक्स माइनस ओमेगा टी विल बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो इसकी वैल्यू जो है आपको कॉन्स्टेंट मिलती है। तो एज द टाइम चेंजेस द पोजीशन एक्स ऑफ द फिक्स्ड फेज पॉइंट मस्ट चेंज सो दैट द फेज रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि अगर टाइम चेंज हो रहा है मतलब कि यहाँ पे पोजीशन चेंज हो रहा है, यानी कि एक्स अगर चेंज हो रहा है तो यहाँ पे टी में भी चेंजेस होने चाहिए, तभी ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट बनी रह सकती है। तो अगर हम इसको चेंज करते हैं, यानी कि के एक्स माइनस ओमेगा टी विल बी इक्वल टू के टाइम्स एक्स प्लस डेल्टा एक्स, यानी कि यहाँ पे x प्लस डेल्टा एक्स मतलब कि x में हमने डेल्टा एक्स चेंज किया तो माइनस ओमेगा टी, टी में हमने t प्लस डेल्टा टी करना होगा, यानी कि अगर डेल्टा एक्स इसमें चेंज हुआ तो टाइम में भी चेंज होना चाहिए, तभी ये कांस्टेंट वैल्यू बनी रहेगी। इसको एक्सपेंड करिए, तो एक्सपेंड करेंगे तो हमें मिलेगा के एक्स प्लस के डेल्टा एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस माइनस ओमेगा डेल्टा टी, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, के एक्स और माइनस ओमेगा टी, इधर भी वही चीज़ है तो ये कैंसिल आउट होकर के ज़ीरो हो जाएगा, और यहाँ पे आपका बचेगा क्या, के डेल्टा एक्स माइनस ओमेगा डेल्टा टी विल बी इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे सीधे इसको देखिए, ओमेगा टी ओमेगा डेल्टा टी को अगर आप इधर ट्रांसफर कर दीजिए और उसके बाद से डेल्टा टी को इधर, तो यहाँ से आपको मिलेगा कि डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी विल बी इक्वल टू व्हाट, यानी कि यहाँ से ओमेगा अपॉन के, यानी कि टेकिंग डेल्टा एक्स डेल्टा टी वेरी स्मॉल, अगर इसको बहुत स्मॉल ले लेंगे तो सीधे क्या ले सकते हैं, के डी एक्स माइनस ओमेगा डी टी विल बी इक्वल टू ज़ीरो। तो डी एक्स बाई डी टी विल बी इक्वल टू ओमेगा अपॉन के, और यहाँ पे इसी चीज को dx by dt इज द स्पीड, द स्पीड ऑफ द वेव विल बी इक्वल टू ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी अपॉन वेव नंबर का रेशियो जो होगा उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको अगर हम ओमेगा को t से रिलेट करें और k को लेमडा से, तो ओमेगा विल बी इक्वल टू 2 पाई बाई टी एंड k विल बी इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा एंड दिस विल बी इक्वल टू लेमडा अपॉन टी, 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, लेमडा ऊपर चला जाएगा आपका न्यूमरेटर में, तो यहाँ पे स्पीड हो जाएगी लेमडा अपॉन टी। तो वेवलेंथ पे भी डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड कर रही है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट है स्पीड ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव ऑन ए स्ट्रेच स्ट्रिंग, यानी कि ट्रांसवर्स वेव की स्पीड अगर स्ट्रेच स्ट्रिंग में है तो for a waves on a string the restoring force is provided by the tension T in the string. The inertial property will in this case be linear mass density, that is mu, which is the mass of the string divided by its length, यानी कि mu will be equal to m by l। तो डायमेंशनल फार्मूला इसका म्यू का क्या जाएगा, ml minus 1 and the force T will be equal to mlt minus 2। अब यहीं पे आपको t बाई म्यू की बात करें तो t बाई म्यू विल बी इक्वल टू एम एल टी माइनस टू, टेंशन है यहाँ पे, बेसिकली टेंशन इज अ टाइप ऑफ फोर्स, तो फोर्स का हमने डायमेंशन फार्मूला लिखा, म्यू विल बी द मास पर यूनिट लेंथ एम एल माइनस 1। सॉल्व करेंगे तो इसको m से m आपका कैंसिल, मतलब ये डायमेंशन लेस हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो एल टू टी माइनस टू, तो इसको हम लिख सकते हैं एल टी माइनस 1 होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया कि वी स्क्वायर। तो उसी तरह से अगर हम t और म्यू को जस्ट अगर हम फिजिकल क्वांटिटीज ले सकते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ले सकते हैं, तो v विल बी इक्वल टू अंडर रूट टी बाई म्यू। तो देखिए इफ t एंड म्यू आर द अज्यूम टू बी द ओनली रिलेवेंट फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, तो v विल बी इक्वल टू k टाइम्स अंडर रूट टी बाई म्यू, और यहाँ पे k क्या है, अनडिटरमाइंड कांस्टेंट है। आप डायमेंशनल एनालिसिस, भाई इसको डायमेंशनल एनालिसिस से हम जब सॉल्व करेंगे
तो ये क्या आ जाएगा, अनडिटरमाइंड कांस्टेंट आपका मिलेगा। यानी कि सेकंड चैप्टर में आपने डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ा है और इसमें सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा भी था। तो के की वैल्यू यहाँ पे एज इट इज लिख देते थे। तो बट प्रैक्टिकल एनालिसिस से के की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। तो सो द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग इज गिवन बाय v इज इक्वल टू अंडर रूट टी अपॉन म्यू। यानी कि यहाँ से ट्रांसवर्स वेव की स्पीड आपको मिल जाएगी अंडर रूट टी बाई म्यू। नेक्स्ट आपका स्पीड v डिपेंड्स ओनली ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम t एंड म्यू। यानी कि जो स्पीड है वो प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम पे डिपेंड कर रही है, दैट इज द टेंशन पे डिपेंड कर रही है, और म्यू पे डिपेंड कर रही है, दैट इज द मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, t इज द प्रॉपर्टी ऑफ द स्ट्रेच स्ट्रिंग। भाई स्ट्रेच स्ट्रिंग की जो टेंशन कितना क्रिएट होगा, ठीक है, वो उसकी प्रॉपर्टी है। अराइजिंग ड्यू टू एन एक्सटर्नल फोर्स, यानी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ही टेंशन मतलब क्रिएट होता है, तो उस पर डिपेंड करेगा। और मास पर यूनिट लेंथ पे, यानी कि मटेरियल की प्रॉपर्टी पर डिपेंड कर रहा है। इट डजंट डिपेंड ऑन द वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इटसेल्फ। यानी कि यहाँ पे ध्यान रखिए कि ट्रांसवर्स वेव जो होगी स्ट्रेच स्ट्रिंग के केस में, वो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं हो करेगी। ठीक है, जहाँ की अगर हम प्रोग्रेसिव वेव की हम बात कर रहे थे, तो प्रोग्रेसिव वेव में आपकी क्या वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही थी, लेकिन यहाँ पे ट्रांसवर्स वेव जो होगी, यानी कि वो आपकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पर डिपेंड नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्पीड ऑफ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव की स्पीड की बात करें, लाइक अ लॉन्गिट्यूडनल वेव का सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका क्या है, स्पीड ऑफ साउंड या साउंड वेव इज द लॉन्गिट्यूडनल वेव। यहाँ पे in longitudinal wave the constituents of the medium oscillates forward and backward in the direction of propagation of the wave। यानी कि इसमें क्या होता है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव में जो मीडियम के कांस्टेंट होते हैं वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से बिल्कुल ऐसे ऑसिलेट होते हैं। ठीक है, किस डायरेक्शन में, इन द प्रोपगेशन ऑफ वेव। यानी कि अगर वेव ऐसे चल रही है तो मीडियम के जो पार्टिकल्स होंगे वो इस तरह से ऑसिलेट होंगे, इस तरह से ऑसिलेट होते हुए चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट द इलास्टिक प्रॉपर्टी दैट डिटरमाइंस द स्ट्रेस अंडर द कंप्रेशनल स्ट्रेन इज द बल्क मॉडुलस ऑफ द मीडियम। यानी कि जो इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है कंप्रेस्ड कंडीशन में, स्ट्रेस अंडर द कंप्रेशनल स्ट्रेन इज द बल्क मॉडुलस। यहाँ पे कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन विल बी इक्वल टू द बल्क मॉडुलस। यहाँ पे कंप्रेशनल स्ट्रेन लेना है, दैट इज चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो स्ट्रेस पर यूनिट स्ट्रेन विल बी इक्वल टू द बल्क मॉडुलस ऑफ द मीडियम। तो मीडियम का बल्क मॉडुलस यहाँ पे यूज होगा, दैट इज बीटा विल बी इक्वल टू माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी। यहाँ पे कंप्रेशन है, मतलब कि वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, मतलब कि फाइनल वॉल्यूम आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। नेगेटिव साइन यही इंडिकेट कर रहा है आपका कि फाइनल वॉल्यूम में जो है आपके डिक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो दैट विल बी बीटा विल बी इक्वल टू माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी। ठीक है, तो अब यहाँ पे द चेंज इन प्रेशर, यहाँ पे डेल्टा पी है, डीपी नहीं, ध्यान रखिएगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। दैट इज द चेंज इन प्रेशर डीपी डेल्टा पी, दैट इज प्रोड्यूसेस अ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेल्टा वी अपॉन वी। डेल्टा वी अपॉन वी यानी कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन प्रोड्यूस करेगा। द इनर्शियल प्रॉपर्टी रिलेवेंट फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव इज द मास डेंसिटी रो विद डायमेंशंस ml माइनस 3। यानी कि इसकी जो डायमेंशन होगी, डायमेंशन फार्मूला होगा वो ml माइनस 3 होगा। ठीक है, तो इनर्शियल प्रॉपर्टी रिलेवेंट टू द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव इज द मास डेंसिटी। यहाँ पे मास डेंसिटी इनर्शियल प्रॉपर्टी लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, यानी कि अगर हम बीटा बाय रो की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे डायमेंशन एनालिसिस से, तो ये हमें मिलेगा L2T-2। यहाँ की बीटा की डायमेंशन हम लिख सकते हैं, यहाँ से पुट करिए, रो की डायमेंशन पुट करिए, सॉल्व करिए, तो ये आपको मिलेगा L2T-2, दैट विल बी इक्वल टू LT-1 होल टू द पावर 2, दैट विल बी इक्वल टू V स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे स्पीड का स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम बीटा और रो को सिंपली जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर हम कंसिडर कर लेते हैं, तो इसका मतलब v विल बी इक्वल टू अंडर रूट बीटा बाय रो। तो इफ बीटा एंड रो आर द assumed to be only the relevant physical quantities, then v will be equal to k अंडर रूट बीटा बाय रो, और यहाँ पे k इज द
अनडिटरमाइंड कांस्टेंट, जिसको हम डायमेंशनल एनालिसिस से कांस्टेंट को डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। भाई हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखते थे तो वहाँ पे कांस्टेंट लगाते थे, और लेकिन वहाँ से हम क्या है कि अनडिटरमाइंड कांस्टेंट होता था। यहाँ पे डायमेंशनल एनालिसिस से इस कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी, के की वैल्यू बेसिकली यहाँ पे प्रैक्टिकल एनालिसिस से आता है 1। सो द स्पीड ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वेव इन अ मीडियम इज गिवन बाय v will be equal to अंडर रूट बीटा बाई रो। इसी तरह से फॉर लीनियर मीडियम लाइक अ सॉलिड बार द लेटरल एक्सपेंशन ऑफ द बार इज नेग्लिजिबल एंड वी मे कंसीडर इट टू बी ओनली अंडर द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। द स्पीड ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वेव इन द सॉलिड बार इज गिवन बाय v इज इक्वल टू अंडर रूट गामा बाई रो। यहाँ पे बीटा के प्लेस पे गामा ले लेंगे, सीधा सीधा फंडा है। यहाँ गामा इज द यंग मॉडुलस, यहाँ पे बीटा इज द बल्क मॉडुलस। इसके बाद से आता है आपका न्यूटन्स फार्मूला, यानी कि न्यूटन्स फार्मूला ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। ठीक है, न्यूटन्स फार्मूला इसमें क्या है, फॉर एन आइडियल गैस द प्रेशर P, वॉल्यूम V एंड टेम्परेचर T आर रिलेटेड बाई PV is equal to n kBT, that where n is the number of molecules in a volume V and kB is the Boltzmann constant। तो यहाँ से अगर हम देखें तो फॉर एन आइसोथर्मल चेंज, आइसोथर्मल मतलब कि यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है और चेंज होना है, तो उस केस में V डेल्टा P प्लस P डेल्टा V विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सम 0 होते हैं। यहाँ से P की वैल्यू फाइंड आउट करिए तो क्या आएगा, P विल बी इक्वल टू माइनस डेल्टा P अपॉन डेल्टा V अपॉन V, और दैट विल बी इक्वल टू बीटा, दैट इज द बल्क मॉडुलस। प्रेशर अपॉन स्ट्रेस, ये प्रेशर बेसिकली क्या है, स्ट्रेस एक तरह का, और यहाँ पे स्ट्रेन आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, दैट विल बी इक्वल टू बीटा। तो यहाँ से स्पीड ऑफ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन एन आइडियल गैस इज गिवन बाय v इज इक्वल टू p बाई रो। अभी हमने निकाला था ना लास्ट अभी प्रीवियस स्लाइड्स में हम लोगों ने देखा था कि जो v इज इक्वल टू अंडर रूट बीटा बाई रो आया था, तो अब बीटा को रिप्लेस कर दीजिए p से, प्रेशर से, और इसी को हम बोलते हैं क्या, न्यूटन्स फार्मूला। इसी को न्यूटन्स फार्मूला कहा जाता है, दिस इज द न्यूटन्स फार्मूला। इसके बाद से लाप्लास को, इसमें कुछ फार्मूले में कुछ दिक्कत दिखी और उन्होंने इसका कुछ करेक्शन दिया जिसको हम बोलते हैं लाप्लास करेक्शन। तो नेक्स्ट आपका है लाप्लास करेक्शन। तो लाप्लास करेक्शन क्या कह रहा है, इट वॉज पॉइंटेड आउट बाय द लाप्लास दैट द प्रेशर वेरिएशन इन द प्रोपगेशन ऑफ अ साउंड वेव्स आर सो फास्ट, यानी कि जो प्रोपगेशन में होता है साउंड वेव का, ठीक है, तो उसमें जो आपका प्रेशर है उसमें वेरिएशन बहुत तेज होता है, बहुत फास्ट होता है। मतलब कि देयर इज अ लिटिल टाइम फॉर द हीट फ्लो टू मेंटेन द कांस्टेंट टेम्परेचर। भाई टेम्परेचर को कांस्टेंट करने के लिए बहुत कम टाइम मिलता है हीट को ट्रांसफ़र करने के लिए। तो दीज वेरिएशंस देयरफॉर आर एडियाबेटिक, मतलब क्या है कि ये जो वेरिएशंस हैं वो एडियाबेटिक होते हैं, ना कि आइसोथर्मल होते हैं। एंड नॉट आइसोथर्मल, मतलब कि उनका कहना था लाप्लास का कि आइसोथर्मल नहीं होता है, ये एडियाबेटिक होता है। और एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए आइडियल गैस सेटिस्फाइड द रिलेशन PV टू द पावर गामा विल बी इक्वल टू कांस्टेंट वेयर G इज द रेशियो ऑफ, यानी कि बेसिकली यहाँ पे G नहीं है, गामा होना चाहिए। ठीक है, गामा विल बी, यहाँ पे G नहीं है, गामा, गामा इज द रेशियो ऑफ द टू स्पेसिफिक हीट CP बाई CV फॉर एयर, गामा की वैल्यू 7/5। ये सब चीज़ें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में यानी कि केमिकल काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में कवर अप किया है। तो दैट इज़, यहाँ से आपको क्या मिल गया कि डेल्टा, यानी कि चेंज की अगर हम बात करेंगे P डेल V गामा विल बी इक्वल टू 0, यानी कि अगर हम PV गामा टू दी पावर -1 डेल्टा V प्लस डेल्टा V टू दी पावर गामा डेल्टा P विल बी इक्वल टू 0, यहाँ से आपको 0 मिलेगा। तो अब यहाँ से सॉल्व करिए तो गामा P एक साथ, और इन दोनों में इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए और इसको ला करके डिवाइड कर दीजिए। तो गामा P की वैल्यू आई कि V टू दी पावर गामा अपॉन डेल्टा P अपॉन V टू दी पावर गामा -1 डेल्टा V। इसको ओपन कर लीजिए तो V टू दी पावर गामा इंटू V टू दी पावर -1 डेल्टा V। ठीक है, -1 तो यहाँ पे लीजिए डेल्टा V अपॉन V लिख सकते हैं, और V टू दी पावर गामा, गामा कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा P अपॉन माइनस डेल्टा P अपॉन डेल्टा V अपॉन V, दिस विल बी इक्वल टू एडियाबेटिक के लिए बल्क मॉडुलस विल बी द
फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है, या सिंपली जो प्रोसेस है एडियाबेटिक, तो उस केस में तो बीटा को हमें रिप्लेस करना होगा किससे, गामा पी से, ना कि सिंपली पी से, पी इज द प्रेशर, ठीक है। तो द स्पीड ऑफ द साउंड इज देयरफॉर v इज इक्वल टू अंडर रूट गामा पी अपॉन रो। तो इस तरह से लाप्लास ने अपना करेक्शन दिया था। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा इसका रिमेनिंग पार्ट है, ध्यान रखिएगा। एनसीईआरटी में जो आपका नोट फॉर्मेशन है और आपका डॉपलर इफेक्ट है, तो ये पूरा पार्ट जो है 30% रिडक्शन के अकॉर्डिंग, जो सीबीएसई की जो नई सिलेबस इस सेशन के लिए आई है ड्यू टू द कोविड, 30% रिडक्शन में ये जो पार्ट्स हैं वो आपके डिलीटेड हैं, ठीक है। तो डिलीटेड पार्ट को इनको स्किप अभी कर देना है, ठीक है। बाकी अभी आपको एक टॉपिक और है, बेसिकली आपका क्या है, रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन ऑफ वेव एंड सुपरपोजिशन ऑफ वेव। तो जनरल थियोरेटिकल पार्ट है, यानी आपके लिए बहुत अच्छा कह सकते हैं कि अच्छी बात है आपके लिए, ठीक है, कि भाई सिर्फ थ्योरी पढ़नी ही आपको, ज़्यादा इसमें न्यूमेरिकल्स पार्ट्स हैं नहीं, ठीक है। तो थ्योरेटिकल पार्ट है, तो थ्योरेटिकल पार्ट्स में एक लेक्चर मोस्टली और लगेगा, उसमें आपका थ्योरेटिकल पार्ट आपका कवर अप हो जाएगा, ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि जो आपके एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जो सीबीएसई के अकॉर्डिंग नई सिलेबस 2021 के लिए है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका ये पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। बाकी नोट फॉर्मेशन का उसका भी आगे 12th में भी कोई खास यूज़ नहीं है। बाकी आपका है डॉपलर इफेक्ट, तो डॉपलर इफेक्ट का थोड़ा सा यूज़ तो होगा, लेकिन उसमें लाइट 12th क्लास में आपका लाइट में यूज़ होगा, और चूँकि सिंपल सा वो सिंपली फार्मूले ही यूज़ होते हैं, तो वहाँ पे लाइट में भी थोड़ा सा डेरिवेशन है, तो वहीं पे इसका डिस्कशन हो सकता है। तो कोई नीड नहीं है कि इसकी जो है फिर से अभी यहाँ पढ़ने की, अगर सिलेबस में नहीं है तो कोई खास नीड उसकी नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।